नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम 2018 के लिए करंट अफेयर रिवीजन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर रिवीजन में ये हमारा इकोनॉमिक्स की रिवीजन का सेकंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिज्ञासा स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम के बारे में है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं वो स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करेंगे। साइंटिस्ट अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ भी, ताकि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके। तो इस इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए एक MOU साइन हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। एक तरफ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहां से साइंटिस्ट आएंगे, और दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस संगठन के जो स्कूल्स हैं वहां से स्टूडेंट्स और टीचर्स आएंगे। इस प्रकार से एंगेजमेंट होगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो CSIR की लेबोरेटरीज में भी विजिट करेंगे, ताकि सीख सकें किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट होते हैं, किस प्रकार से रिसर्च की जाती है, ताकि उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो और उनको एनकरेज किया जा सके रिसर्च की तरफ। तो ये पूरा इनिशिएटिव है जिज्ञासा। इसके लिए MOU साइन हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये आप याद रखिएगा। CSIR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1942 में। चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी है। वैसे तो देखो फंडिंग आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। काफी क्षेत्रों में रिसर्च करती है, जैसे कि मेटलर्जरी, केमिकल, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लेदर, एनवायरमेंटल साइंस। तो हमारे देश की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैसे तो ऑटोनोमस है, लेकिन फंडिंग आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से, और एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आयकर सेतु के बारे में है। आयकर सेतु एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। इनकम टैक्स पे करते वक्त जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें काफी बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जरूरी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, कौन सा फॉर्म चाहिए, कैसे टैक्स पे करना है, क्या प्रोसीजर है। तो तमाम तरह की जो जानकारी है, तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे अवेलेबल करवाए गए हैं इस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा टैक्स पेयर्स डायरेक्टली बात कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज से। अगर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब पर्सनल केस है उनका टैक्स से संबंधित, तो उसे भी सोल्व करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो आयकर सेतु आप याद रखिएगा, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए है ये एप्लीकेशन। जरूरी लिंक्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इस एप्लीकेशन में। नाम है आयकर सेतु, लॉन्च की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में है। यह योजना लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। यह योजना एक प्रकार से सब स्कीम है, यानी एक बड़ी स्कीम का पार्ट है। कौन सी बड़ी स्कीम का पार्ट है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस स्कीम का पार्ट है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। है क्या इस योजना में? हमारे देश में जो पिछड़े हुए रूरल एरियाज हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि रूरल बैकवर्ड एरियाज को जोड़ा जा सके मार्केट से, बड़े शहरों से, ताकि रूरल बैकवर्ड एरियाज की भी डेवलपमेंट हो सके। और होगा क्या इस स्कीम में? इस स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। तो दो फायदे होंगे। एक तो देखो, जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे वो ई रिक्शा हो या फिर 3 या 4 पहिए वाला कोई मोटराइज्ड व्हीकल हो, तो व्हीकल खरीदने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इससे फायदा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंपावर होंगे। दूसरी तरफ से जो हमारे रूरल बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी तो डेवलप होंगे ना, वहां पे अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वो भी डेवलप होंगे। तो दो फायदे होंगे इस स्कीम से, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। और फंड यूज किया जाएगा। देखो, ये जो बड़ी स्कीम जिसकी हमने अभी बात की, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस स्कीम के अंदर एक फंड है, नाम है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये पूरी योजना थी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्रीन बॉन्ड के बारे में है। ग्रीन बॉन्ड एक तरह से बॉन्ड ही होते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी एक कंपनी के बिजनेस को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे फंड्स की आवश्यकता है, तो मैं बॉन्ड रिलीज कर सकता हूं और इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? इन्वेस्टर्स को जितने पैसे का, जितने मनी का उन्होंने बॉन्ड खरीदा है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं बॉन्ड रिलीज करता हूं और आपको मैं बोलूंगा कि देखो, अगर आप मुझे पैसे देते हो 1 साल के लिए या फिर किसी और टाइम फ्रेम के लिए, तो मैं आपके पैसे तो वापस दूंगा ही दूंगा, लेकिन उस पैसे पे आपको ब्याज भी दूंगा। तो इस प्रकार की चीज होती है वो बॉन्ड होता है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है?
जब देखो मैं साफ तौर पे बोलूंगा ये कि मुझे पैसों की आवश्यकता इसलिए है ताकि मैं कोई ग्रीन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहता हूं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूं जिससे एनवायरमेंट को फायदा होगा, तो उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो ग्रीन बॉन्ड हो जाता है। समझ गए? मतलब इतना ही डिफरेंस है। बॉन्ड तो किसी भी काम के लिए हो सकता है, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ग्रीन बॉन्ड वही होता है जिससे इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में वो यूज होगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वायरमेंट की तरफ वो पैसा यूज होगा बॉन्ड का, तो वो होते हैं ग्रीन बॉन्ड। अब देखो क्या न्यूज है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये एक पब्लिक फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आरईसी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपना एक ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया है, तो ये न्यूज है। एक बात आप ये भी याद रखिएगा, 2015 में हमारे देश में यस बैंक पहली ऐसा बैंक मान लीजिए या फिर पहले ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मान लीजिए, यस बैंक ने हमारे देश में 2015 में सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड को रिलीज किया था। आरईसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यूपीएससी पूछ लेती है। आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जैसा अभी हमने डिस्कस किया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है पावर सेक्टर की। यानी कि अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई यूटिलिटी हो, रूरल इलेक्ट्रिक कोई कोऑपरेटिव हो, एनजीओ हो, प्राइवेट पावर डेवलपर हो, कोई भी हो, उसको ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है, यानी बिजली से संबंधित कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड लोन दे सकती है उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को। समझ गए? इसके अलावा आरईसी नोडल एजेंसी भी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, और आरईसी उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में भी कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स 2017 के बारे में है। ये इंडेक्स विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग देता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हिसाब से उनकी क्या रैंक बनती है पूरे इंडिया में। तो 21 स्टेट्स और यूटी की रैंकिंग जारी की है इस स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स 2017 ने। गुजरात को सबसे ऊपर स्थान प्राप्त हुआ है, यानी वहां पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो देखो इस रैंकिंग को तैयार करते वक्त मेनली 6 पिलर्स को, 6 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा गया। लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक क्लाइमेट, गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, परसेप्शंस एंड लैंड। मतलब ये जो 6 क्राइटेरियाज हैं वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही हैं किसी स्टेट में, उसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। और इंडेक्स में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, यानी गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो सबसे अच्छा है बाकी स्टेट्स की अपेक्षा करते। और ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है इस थिंक टैंक को फोर्ड फाउंडेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और टाटा सन्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स के बारे में। दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे कौन कौन से स्टेट्स हैं इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेनली इस इंडेक्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्राइटेरियाज के बारे में पूछ सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा ज्यादा से ज्यादा। तो पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान दिल्ली और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जूट केयर एंड सोना के बारे में है। जूट केयर एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का। आई केयर की फुल फॉर्म है यहां पे इंप्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट। क्या मकसद है जूट आई केयर इनिशिएटिव का? मकसद यह है कि जूट फार्मर्स की इनकम को डबल करना। कैसे? ताकि जूट फार्मर्स खेती करते वक्त जूट फार्मिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जैसे एक रेटिंग एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज में जूट को एक लिक्विड में रख दिया जाता है ताकि जूट के जो फाइबर्स हैं वो लूज हो जाएं और बेस्ट क्वालिटी का जूट पैदा हो। जूट फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। शुरुआत में तो देखो ये इनिशिएटिव वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ ब्लॉक्स में ही चलेगा पायलट बेसिस पे, लेकिन धीरे धीरे इस इनिशिएटिव को बाकी जहां पे जूट फार्मिंग होती है उन एरियाज में भी एक्सपेंड किया जाएगा। एसएमएस सेंड किए जाएंगे जूट फार्मर्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। और इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत यानी जूट आई केयर इनिशिएटिव के अंतर्गत सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फार्मर्स ने माइक्रोबियल सोना को डेवलप किया है। सोना क्या है? सोना देखो एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि बैक्टीरिया और एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनकी होती है, एक साथ रहते हैं, बैक्टीरिया को भी फायदा होता है, एल्गी को भी फायदा होता है। इस प्रकार से 2 माइक्रोब्स का ये कंसोर्टियम है सोना, उसको डेवलप किया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड अलाइड फार्मर्स ने, ताकि जूट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और क्वांटिटी को भी बढ़ाया जा सके। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड अलाइड फाइबर्स जिसने ये सोना को डेवलप किया है माइक्रोबियल कंसोर्टियम को, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
इसको स्टैब्लिश किया गया था 1953 में, 1953 में। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि जूट और जूट के एलाइड फाइबर्स क्रॉप्स पे रिसर्च करता है, और ये आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत। इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? ये बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है ये इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सीरीज 3 के बारे में है। देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकार ने 2015 में लॉन्च की थी। हमारे इंडिया में आपको पता है कि गोल्ड की तरफ इंडिया के लोगों की जो अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, तो गोल्ड को बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं, और जबकि हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो गोल्ड तो घरों के अंदर पड़ा रहता है, तो इससे नुकसान ये भी होता है अगर वही पैसा जो गोल्ड के रूप में घरों के अंदर तिजोरी में पड़ा है वो बैंकों के अंदर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है बैंकों को, क्योंकि बैंक उस पैसे का यूज कर सकते इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को लोन देने के लिए। तो ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी 2015 अक्टूबर में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार कहती है लोगों को, आपको लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप फिजिकल गोल्ड को मत लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? बॉन्ड खरीद लीजिए गोल्ड के। रिलीज कौन करता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? आरबीआई, सरकार की तरफ से। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए किसी पर्सन के पास अभी 30,000 रुपए हैं, और अभी फिलहाल 10 ग्राम सोने का रेट है, हम मान लेते हैं 30,000 रुपए। तो उस पर्सन को यह लगता है कि 30,000 रुपए अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, सोने में इन्वेस्ट करूंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी। तो बजाय इसके कि वो फिजिकल सोना खरीद के आए बाजार से, सरकार की तरफ से आरबीआई जो डिफरेंट डिनोमिनेशन में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिलीज करती है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, उस डिनोमिनेशन में 10 ग्राम सोने को खरीद ले, बॉन्ड खरीद ले। अब 1 साल बाद जब भी वो इस 10 ग्राम के बॉन्ड को बेचेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो उसको वही रेट मिलेगा 1 साल बाद सोने का जो रेट होगा मार्केट में। समझ गए? तो फायदा हो जाएगा इससे, सरकार को भी फायदा हो जाएगा, उस पर्सन को भी फायदा हो जाएगा। पर्सन को कैसे फायदा हो जाएगा? एक तो उसकी तमन्ना पूरी हो गई गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। अब उसको गोल्ड अपने घर में संभाल के नहीं रखना पड़ेगा। जब भी उसे अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बेचना होगा, वो मार्केट में जाएगा, बॉन्ड लेके और बेच देगा। उस समय जो भी गोल्ड का रेट होगा मार्केट में, उतना पैसा उसको मिल जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अब ये सीरीज 3 क्या है? देखो, सरकार गाइडलाइंस को चेंज करती रहती है। जैसे पहले गाइडलाइंस ये थी कि कम से कम 5 ग्राम का आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, लेकिन सीरीज 3 में सरकार ने गाइडलाइंस चेंज कर दी है और ज्यादा लिबरल बना दी है गाइडलाइंस को। कोई पर्सन अभी 1 ग्राम का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। इसके अलावा कोई पर्सन इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, बैंक की ब्रांचेस से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से। तो इन सभी जगहों से ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि रिलीज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, सरकार की तरफ से। अगला आर्टिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है 1 साल में 2 बार। काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में प्रोजेक्शन होती है, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एनपीएस कितना है, किस रेट से बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो, जो अंदर फैक्ट्स हैं इस रिपोर्ट के कि एनपीएस इतना हो गया, इतना कम हो गया, इतना परसेंटेज है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो एक और भी ये रिपोर्ट आ गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये अभी जून की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद तो दिसंबर में एक और भी रिलीज कर दी आरबीआई ने। लेकिन प्रीलिम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है और 1 साल में 2 बार। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? यूनियन कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले हमारे देश में हाइड्रोकार्बन्स के लिए पॉलिसी थी नेल्प, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो देखो, हेल्प और नेल्प के बीच में 3 बेसिक डिफरेंसेस हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। हेल्प में जो 3 अच्छी बातें हैं वो सबसे पहले है यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग, दूसरे नंबर पे ओपन एक्रेज पॉलिसी, और तीसरे नंबर पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो देखो, यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग में क्या है? मान लीजिए कोई जगह है, गोदावरी बेसिन है, वहां पे देखो सरकार पहले क्या करती थी, नेल्प पॉलिसी में कन्वेंशनल जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके लिए अलग से लाइसेंस देती थी, और जो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स है उनके लिए अलग से लाइसेंस देती थी। जैसे सेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए किसी कंपनी को अलग से लाइसेंस, और कोल बेड मीथेन गैस को एक्सप्लोर करने के लिए अलग से लाइसेंस, ऑयल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए अलग से लाइसेंस। तो काफी सारी दिक्कत आती थी किसी कंपनीज को। मान लीजिए रिलायंस को लाइसेंस मिला हुआ है ऑयल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, अब ठीक उसी जगह पे सेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए कोई और आ जाएगा, तो डेफिनेटली 2 कंपनीज के बीच में टकराव होएगा। तो अब सरकार ने हेल्प पॉलिसी में एक प्रोविजन रखा है
कि यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग होगी। किसी एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो वो कंपनी उस एरिया में सभी जो हाइड्रोकार्बन से संबंधित रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकेगी, चाहे वो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हो या फिर कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हो। कोई दूसरी कंपनी वहां पे नहीं आएगी, तो टकराव नहीं होगा। यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग लेके आई है सरकार हेल्प में। अब दूसरी चीज है ओपन एक्रेज पॉलिसी। ये ओपन एक्रेज पॉलिसी क्या है? देखो, सरकार का एक लक्ष्य ये है कि 2022 तक सरकार को अपना जो ऑयल इंपोर्ट है फिलहाल उसको 10% तक कम करना है। मान लीजिए अभी हम 100 यूनिट्स ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो लक्ष्य यह है कि 10%, 100 का 10% कम किया जाए, 90 यूनिट्स तक ऑयल इंपोर्ट को लाया जाए 2022 तक। और उसी के लिए है ओपन एक्रेज पॉलिसी। क्या है इस पॉलिसी में? देखो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मान लेते हैं ए और बी, ये दो हाइड्रोकार्बन्स से जुड़े ब्लॉक हैं। ए और बी की बीडिंग करवाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो भी प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड है इन दो हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स में रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, वो अपनी बोली लगा सकती है। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा सरकार उसी को लीज पे दे देगी ये हाइड्रोकार्बन्स का ब्लॉक। लेकिन इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन से संबंधित, वो कुछ और हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स के बारे में जो डेटा है वो अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। मिनिस्ट्री बोलती है कि हमें यह लगता है कि यहां पे भी कुछ ब्लॉक्स हैं, इस एरिया में भी कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एक्सप्लोर करने पे रिसोर्सेज यहां पे भी मिल सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ सरकार ने इंफॉर्मेशन डाली है उन हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स के लिए, उनकी बीडिंग नहीं करवाई। लेकिन ओपन एक्रेज पॉलिसी के अंतर्गत इस पॉलिसी में कोई भी प्राइवेट कंपनी जा सकती है सरकार के पास, बोल सकती है सरकार को कि आपने अपनी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन डाली है, हम उस इंफॉर्मेशन के अंदर एक स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन का ब्लॉक है, वहां पे एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप बोली लगवा लीजिए उस ब्लॉक के लिए। तो सरकार उस ब्लॉक के लिए बोली लगवा लेगी। क्या और भी कोई प्राइवेट कंपनी है जो उस हाइड्रोकार्बन ब्लॉक के लिए इंटरेस्टेड है? समझ गए? यानी पहली वाली पॉलिसी में प्राइवेट कंपनीज को इंतजार करना पड़ता था कि कब सरकार बोली लगवाएगी, कब हम बोली लगाएंगे, किसी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन करेंगे। लेकिन अभी की पॉलिसी में कोई प्राइवेट कंपनी खुद से सरकार के पास जा सकती है कि हम इस ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं, आप बोली लगवा लीजिए इस ब्लॉक के लिए। मकसद यह है ओपन एक्रेज पॉलिसी का, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि सरकार को अपनी ऑयल डिपेंडेंस को कम करना है। और इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को खुली छूट दी गई है कि आप सरकार के पास आओ और बताओ कि हम इस ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं और हम उस ब्लॉक की बोली लगवा लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। देखो, ये तो सिंपल सी बात है, पहले प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल होता था, यानी कि पहले तो जो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन किया है, पहले वो कंपनी अपने खर्चे को पूरा करेगी, यानी जितना भी खर्चा उसको आया है पहले अपने खर्चे को पूरे करेगी, उसके बाद सरकार के साथ रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता था कि पुराने मॉडल में, प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल में, प्राइवेट कंपनीज गलत डेटा सरकार को देती थी और बोलते थे कि देखो हमें इतना ज्यादा खर्चा आया है, पहले हम इस खर्चे को पूरा करेंगे, उसके बाद आपसे रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। लेकिन अपना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते थे, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जिस दिन से हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा प्राइवेट कंपनी के द्वारा, उसी दिन से रेवेन्यू शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा सरकार के साथ। तो ये याद रखिएगा, रेवेन्यू शेयरिंग है नई हेल्थ पॉलिसी में, और पुरानी पॉलिसी में प्रोडक्शन शेयरिंग था। पहले प्राइवेट कंपनी अपने खर्चे को पूरा करेगी, उसके बाद सरकार से रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। अब देखो, 3 ये इश्यूज हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा तो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना और आजादी दी जाएगी प्राइवेट कंपनीज को, मार्केटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये चीजें तो नॉर्मल हैं। लेकिन 3 जो हमने बेसिक इश्यूज डिस्कस किए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया को जल्द ही सीट मिल जाएगी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी में। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करना। देखो, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी को फॉर्म किया गया था लंदन में मई 2017 में। 16 जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, उनकी फॉरेन एक्सचेंज कमेटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से हो, वो मेंबर्स हैं ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी के। और इंडिया को भी जल्द ही सीट मिल जाएगी। मकसद क्या है? मकसद यही है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाना ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया क्वेक के बारे में है। इंडिया क्वेक एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फाउंडेशन डे था, उस मौके पे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस एप्लीकेशन को रिलीज किया था। क्या है इस एप्लीकेशन में? कई बार देखो, जब भूकंप आता है तो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में काफी डिले हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन पे
भूकंप संबंधित सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा, और वो इंफॉर्मेशन जिसको भी चाहिए, जनता एक्सेस करना चाहती है तो जनता को, इवन जो रीजनल सिस्मोलॉजी सेंटर्स हैं वो भी भूकंप संबंधित तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे एक्सेस कर सकेंगे। कई बार क्या होता है, भूकंप आने पे काफी भ्रम लोगों में हो जाता है, अफवाहें उड़ने लगती हैं। अब जैसे दिल्ली में छोटा सा झटका आया है, लेकिन मेन जो भूकंप आया है वो अफगानिस्तान में आया है, तो दिल्ली में लोगों में एक भय हो जाता है, क्या हमारे यहाँ पे आएगा, सारे बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी उसी टाइम कि देखो ये भूकंप जो है वो अफगानिस्तान में आया है और छोटे से झटके लगे हैं दिल्ली में, ताकि अफवाहें जो है वो नहीं फैलेगी और इंफॉर्मेशन, भूकंप संबंधित इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जा सकेगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खुद की जरूरतों के लिए सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया। तो अपने आप में ये पहला ऐसा मामला था कि किसी विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया हो। तो अगर यूपीएससी पूछती है कि बताइए कि कौन से जिले में या फिर कौन से स्टेट में किसी विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया, तो आंसर होगा श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट होगा राजस्थान। अगला आर्टिकल बर्ड फ्लू के बारे में है। सरकार ने जुलाई में इंडिया को बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर कर दिया। फ्लू का मतलब होता है फ्लूएंजा, इन्फ्लुएंजा यानी वायरल इन्फेक्शन जो किसी फ्लू वायरस के कारण होता है। जब ये इन्फ्लुएंजा किसी बर्ड में होता है तो उसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। जुलाई में सरकार ने कहा कि अब हम बर्ड फ्लू फ्री हैं, और सरकार ने इस बारे में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को नोटिफाई भी कर दिया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न कंट्रीज को सपोर्ट करता है एनिमल हेल्थ से संबंधित इश्यूज को लेके। हेडक्वार्टर पेरिस में है, मेंबरशिप 181 मेंबर्स, 181 कंट्रीज मेंबर हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के। विभिन्न देशों के बीच में एनिमल हेल्थ संबंधित इश्यूज को लेके कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना, ये सब काम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के बारे में है। ये स्कीम या फिर कह सकते हो इनिशिएटिव चलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। क्या मकसद है इस कैंपेन का? मकसद यह है कि डिफरेंट यूथ्स, ऑथर्स, आर्टिस्ट या फिर एमएसएमईज या फिर स्टार्टअप से जुड़े जो लोग हैं उनको अवेयर करवाना, उनको फैमिलियर करवाना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 के बारे में। उनको अवेयर करना कि आप इनोवेट कीजिए, क्रिएट भी कीजिए, लेकिन अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सजग रहिए, और जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको रजिस्टर करवा के रखिए ताकि कोई और दूसरा आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हड़प ना सके। समझ गए? तो ये पूरा कैंपेन है क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यूथ और स्टूडेंट्स को दी जा सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चलाया है ये ऑपरेशन क्लीन मनी। किस बारे में है? देखो, नोटबंदी के दौरान कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा दिया था, तो जो सस्पिशियस डिपॉजिट्स हैं, नोटबंदी के दौरान जो डिपॉजिट करवाया था कुछ लोगों ने, उसको वेरीफाई करने के लिए है ये ऑपरेशन क्लीन मनी, ताकि ये जांचा जा सके कि जो डिपॉजिट्स हुए थे नोटबंदी के दौरान क्या वो व्हाइट मनी है या फिर कुछ ब्लैक मनी है उसके अंदर। तो ये है ऑपरेशन क्लीन मनी जो कि चलाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिपॉजिट्स की जांच करने के लिए व्हाइट मनी है या फिर ब्लैक मनी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन रेलवे से है। इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट सोलर पावर्ड लोकल ट्रेन चलाई है। कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली में सराय रोहिला रेलवे स्टेशन है, वहां से हरियाणा में फारूक नगर रेलवे स्टेशन है। तो फारूक नगर रेलवे स्टेशन से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी और सोलर पावर से चलेगी ये लोकल ट्रेन। और इस ट्रेन में बैटरी बैंक फैसिलिटी भी होगी, यानी शाम को जब सनलाइट नहीं होगी तब भी चल सकेगी बैटरी बैंक फैसिलिटी की सहायता से। तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछे कि इंडियन रेलवेज ने पहली जो सोलर पावर्ड लोकल ट्रेन है कहाँ पे चलाई है, तो सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से फारूक नगर हरियाणा में जो रेलवे स्टेशन है वहां तक बैटरी बैंक फैसिलिटी भी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था कस्टमर सेटिस्फेक्शन से संबंधित। तो उस सर्वे में पाया गया कि ये जो एयरपोर्ट है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, यहाँ पे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया था। काफ़ी सारे क्राइटेरियाज को कंसिडर किया गया था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, पैसेंजर फैसिलिटीज, क्लीनिनेस, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के मामले में जो फैसिलिटीज़ हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है उदयपुर और तीसरे नंबर पे है अमृतसर, फिर देहरादून, इस प्रकार से। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है।
प्रीलिम 2018 के लिए करंट अफेयर रिवीजन में इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड रिवीजन लेक्चर था। पीडीएफ सारी आपको मिल जाती है onlyis.com पे, वहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। उसके अलावा जो ये फेसबुक पेज है आप इसको लाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।